हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू दीप अकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस के बारे में। ये हमारा सेकंड वीडियो है सॉलिड स्टेट सीरीज का। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, किस तरह से अरेंज होते हैं और इनमें डिफरेंस किस क्या है। तो देखिए, स्पेस लैटिस मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम बनाई है, आप देख सकते हो। तो ये है स्पेस लैटिस और यहाँ पे है क्रिस्टल लैटिस। तो पहले स्पेस लैटिस को समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ रंगोली जैसा कुछ बनाया है। हाँ, तो ये अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस, इन सॉरी इन 3D स्पेस। तो अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3D स्पेस, उसको हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस से एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो वो किस तरह से बनेगा? अब क्रिस्टल लैटिस में आप जैसे देख पा रहे हो, जैसे ये जो पॉइंट्स है, अगर इन पॉइंट्स पे मैंने कुछ एटम्स रख दिए, तो जैसे मैं रैंडमली कुछ एटम्स रख रहा हूँ। जैसे मैंने ये जो ब्लू डॉट्स में बना रहा हूँ, सपोज कीजिए ये एटम्स है। मैंने एटम्स ही बना, ये रैंडमली आप बना सकते हो। मैं रैंडमली अभी समझाने के लिए रैंडमली बना दे रहा हूँ, है ना। तो इसी एटम्स मैंने कुछ यहाँ पे भी एक एटम्स रख दिए कुछ इसी तरह से, देखिए, है ना। मैंने कुछ इस तरह से इस एटम्स रख दिए और इन एटम्स से अब एक क्रिस्टल बनेगा, एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा। तो इसी को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, इसी शेप को हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस, या फिर हम इसको यूनिट भी बोलते हैं, एक यूनिट सेल भी बोलते हैं। तो क्या होता है यूनिट सेल? मीन्स क्रिस्टल लैटिस का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी मैटर, मैटर जो है वो एक एटम से बना हुआ है, और एटम्स ये मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है। तो इसी तरह से हम यूनिट सेल को भी डिफाइन करते हैं कि क्रिस्टल है, क्रिस्टल सपोज कीजिए एक मैटर है, और उस मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा बनेगा? तो उसको हम बोलेंगे यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, इफ वी पुट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, इफ वी पुट एटम्स इन स्पेस लैटिस, इन स्पेस लैटिस, देन it it will be crystal, it will be crystal lattice, it will be crystal lattice। समझ पा रहे हो कि क्रिस्टल लैटिस क्या होगा? स्पेस लैटिस, 3D स्पेस में जो पॉइंट्स है उनको हम स्पेस लैटिस कहेंगे, और उन स्पेस लैटिस पे अगर हमने कोई एटम्स रख दिए तो उन एटम से क्रिस्टल लैटिस बनेगा। मैं आपको एक रिपीट, एक चेन की तरह समझाता हूं इसको, कि ये किस तरह से बनते हैं, क्रिस्टल लैटिस किस तरह से बनते हैं, और कैसे हम क्रिस्टल लैटिस को समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया मैटर और एटम्स का, कि ऑल मैटर्स मेड अप बाय एटम्स, मतलब एटम एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो इसी तरह से क्रिस्टल लैटिस का सबसे, ऑल क्रिस्टल लैटिस आर मेड अप बाय यूनिट सेल। तो सबसे पहले उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होगा? यूनिट सेल। क्या होगा? यूनिट सेल। जैसे हम एटम्स को अगर हमने रिपीट किया, तो एटम से रिपीट करके कुछ तो मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना, कुछ कंपाउंड्स बनेंगे। तो इसी तरह से हमने अगर यूनिट सेल को रिपीट किया, अगर इफ वी रिपीटेड यूनिट सेल, तो रिपीटेड यूनिट सेल ये बनाएंगे क्रिस्टल। ये क्या बनाएंगे? क्रिस्टल, क्रिस्टल बनाएंगे। और क्रिस्टल को अगर हमने वापस, अब क्रिस्टल सेल्स बनाएंगे ये, और अगर हमने क्रिस्टल को वापस रिपीट कर दिया, बहुत सारे क्रिस्टल्स को लेके
रिपीट कर दिया हमने, सॉरी, है ना, बहुत सारे क्रिस्टल्स को हमने रिपीटेड कर दिया, तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्रिस्टल लैटिस। क्या बनाएंगे, क्रिस्टल लैटिस। तो इसको हमें समझना है कि यूनिट सेल से क्रिस्टल लैटिस बनेगा। और हम सॉलिड स्टेट में जनरली स्टडी क्या करेंगे, यूनिट सेल। यूनिट सेल में एटम्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, इसको हम स्टडी करेंगे। और जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा है, फिर या फिर लास्ट डायग्राम में देखा, इससे पहले की डायग्राम में देखा कि यूनिट सेल बनेगा, यूनिट सेल में ही एटम्स का अरेंजमेंट होगा, और उसी को हम स्टडी करेंगे यूनिट सेल में। तो जैसे कि हमने देखा कि हम सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल पे फोकस करते हैं कि यूनिट सेल में एटम्स की अरेंजमेंट कैसी होगी, तो इसी तरह से यूनिट सेल में भी टाइप्स होते हैं, और टोटल टाइप्स होते हैं यूनिट सेल में 4। तो यूनिट सेल में कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। वो कौन से है, जैसे फर्स्ट होता है प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, इसी को हम, अगर ये क्यूबिक फॉर्म में होगा तो इसी को हम सिंपल यूनिट सेल भी बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल। सेकंड आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या फिर इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बीसीसी। थर्ड आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और इसको हम क्या बोलते हैं, एफसीसी। और लास्ट में आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको बोलते हैं ईसीसी। तो देखिए ये 4 टाइप्स के यूनिट सेल होते हैं, मतलब एक क्रिस्टल अगर बनेगा, कोई भी क्रिस्टल लैटिस बनता है, तो उस क्रिस्टल लैटिस में जो भी यूनिट्स होंगे इन चारों में से ही होंगे। अब ऐसे क्रिस्टल्स भी होते हैं जिनमें एक ही यूनिट सेल होगा, या फिर ऐसे क्रिस्टल भी होंगे जिनमें एक से ज्यादा यूनिट सेल भी होंगे, ऐसे क्रिस्टल लैटिस भी होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस सीक्वेंस से मैंने ये लिखा हुआ है, जिस सीक्वेंस से है ये इसी सीक्वेंस से जब हम ब्रेवियस लैटिस इसके बाद देखेंगे, उसी सीक्वेंस से ब्रेवियस लैटिस में भी ये इनका अपीयरेंस होगा। तो इस सीक्वेंस को अच्छे से नोट डाउन करिए, इस सीक्वेंस को भूलना मत। ये सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होगा प्रिमिटिव यूनिट सेल, उसके बाद होगा बीसीसी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसके बाद होगा एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, और सबसे लास्ट में होगा एसीसी ईसीसी एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जैसे कि हमने देखा कि यूनिट सेल से बनेंगे क्रिस्टल्स, और क्रिस्टल से बनेगा क्रिस्टल लैटिस। और मैंने जैसे आपको बताया कि एक क्रिस्टल लैटिस में एक या एक से ज्यादा यूनिट सेल हो सकते हैं। अब यूनिट सेल के टाइप्स तो हो गए, तो यूनिट सेल के बाद आता है नंबर क्रिस्टल का। तो हमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल भी देखने हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स, तो कितने टाइप्स के क्रिस्टल होते हैं, टोटली हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल अवेलेबल होते हैं। कि अबाउ 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल combined and form 7 types of crystals, 7 types of crystals। और सेकंड पॉइंट है देयर मे बी मोर देन वन यूनिट सेल इन क्रिस्टल है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 यूनिट सेल में मिलके
क्रिस्टल्स बनाएंगे और एक क्रिस्टल में एक या एक से ज्यादा यूनिट सेल हो सकते हैं। इसको, इस पॉइंट को ठीक से ध्यान रखना। तो नाउ अब हम इस टेबल में देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्रिस्टल है, उनकी लेंथ, उनकी ए एंगल्स और उनमें नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, या फिर यूनिट सेल को हम बोलेंगे ब्रेविस लैटिस कितने हैं। अब देखिए, इसको याद करना बहुत इजी है और आप करते करते देखिए, मैं जब आपको बताता हूं इसको याद कैसे करना है, ये सिंपल सा टेबल। तो आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है कि सी आर टी होम, सी आर टी, सी आर टी एच ओ एम, और होम का स्पेलिंग ई की बजाय हम यहाँ पे टी लिख देंगे, बस इतना ही एक चेंज है। सी आर टी होम और ई की बजाय टी। सी से क्या होगा, क्यूबिक। आर से क्या होगा, रोम्बोहेड्रल। इस वाले टी से क्या बनेगा, टेट्रागोनल। एच से क्या होगा, हेक्सागोनल। ओ से क्या बनेगा, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। एम से होगा मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। और लास्ट वाले टी से बनेगा ट्राइक्लिनिक। तो आपको ध्यान में रखना है, दो टी है तो पहला जो टी आएगा उससे बनेगा टेट्रागोनल, और लास्ट वाला टी बनेगा ट्राइक्लिनिक, या फिर लास्ट में आप ध्यान रखना ट्राइक्लिनिक ही होगा। उससे पहले जो भी आएगा टी से टेट्राहेड्रल या फिर टेट्रागोनल, सॉरी टेट्रागोनल आप ध्यान में रख पाओगे। अब देखो इसकी लेंथ का भी कितना इजी है, अगर आपने ये सीक्वेंस याद कर लिया तो ये बाकी की चीजें सब बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। देखिए लेंथ को कैसे याद करना है, तो पहले दो ऑल सेम, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, पहले दो ऑल सेम है। उसके बाद के दो सी इज नॉट इक्वल टू, सी को नॉट इक्वल कर दो। उसके बाद के दो ए इक्वल टू बी, बट सी इज नॉट इक्वल, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। और बाकी के तीन जो है उनको सब में अनइक्वल कर दो, सब नॉट इक्वल है एक दूसरे से। देख पाए हो कितना इजी हो गया। अगर आपने सीआरटी होम याद कर लिया, सीआरटी होम से क्या बनेगा वो याद कर लिया, तो ये आपको बहुत इजी है। देखिए फिर से बताता हूं, पहले दो सारे इक्वल, उसके बाद के दो सी इज नॉट इक्वल, लास्ट वाला नॉट इक्वल, उसके बाद के तीनों सब अनइक्वल, सबको सब अनइक्वल। तो एंगल का जुगाड़ देख लो। अब एंगल का जुगाड़ क्या है कि इसको अल्टरनेटली देखते हैं, सी टी ओ और टी, इसको देखते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, एंगल में कैसे करेंगे, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90, ये पहला हो गया। उसके बाद सी के बाद टी को देख लो, टी को भी सेम कर लो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू, इसको भी 90 डिग्री कर लो। उसके बाद टी के बाद ओ को भी सेम कर लो, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा करके इसको भी 90 बना लो। और लास्ट वाले को सब अनइक्वल करके नॉट कर लो, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, और ये 90 डिग्री भी नहीं होगा। देखो ये चार तो हो गए, है ना, देखो ये चार तो बन गए अपने। अब याद आपको सिर्फ इन तीनों को रखना है, इसका थोड़ा सा अपने सीक्वेंस में ये नहीं होगा, तो इसमें इसलिए अपने को याद करना है। तो इसको कैसे करना है, देखो अल्फा इक्वल इक्वल टू होता है बीटा इक्वल टू गामा होता है, लेकिन ये नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होगा। उसके बाद हेक्सागोनल का होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा है और अल्फा और बीटा 90 डिग्री है, लेकिन गामा इसका है 120 डिग्री। अब इसको इस तरह से याद करने के, अल्फा
अल्फा और बीटा 90 है, गामा को 120 करना है। और मोनोक्लिनिक का थोड़ा सा आप ट्राई क्लिनिक से ले सकते हो, जैसे अल्फा इक्वल टू बीटा को 90 कर दो और गामा को अनइक्वल कर दो 90 से, हो गया। देखो वापस से करते हैं, अब मैं आप वापस से दिखाता हूं। देखो इसका ट्रिक है, इसका तो हो गया अपना लेंथ का कि पहले दो सब इक्वल, उसके बाद के जो दो है 3 और 4 को सी को नॉट इक्वल, उसके बाद के तीनों के तीनों सब अनइक्वल। इसको इसी तरह से इसको भी देखते हैं, जैसे सी टी ओ और इस टी को। सो देखो सी का सब इक्वल है और 90 डिग्री है, टी का उसके बाद टी होएगा, इनका सीक्वेंस है, इन तीनों का सीक्वेंस है, और इसको सब अनइक्वल करके 90 कर देना है। तो देखो ये सेम ये सेम ये सेम, ये आपको ध्यान रखना है। इसको अगर गड़बड़ कर दिया तो ये सब आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा या फिर आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। इसलिए अगर इसको लॉजिकली समझो, क्योंकि ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, नीट जेईई सीईटी स्टेट बोर्ड्स हर जगह पे इसके क्वेश्चन आते हैं और आते ही है, आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, या फिर ये आपको दूसरे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा इसको। इसलिए इस टेबल को आपको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसको ठीक से याद कर लो, इसको ठीक से याद कर लो, बाकी के 3 कॉलम्स अपने आप लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये 3 तो हो गए, अब बच गए अपने सेकंड, फिफ्थ और लास्ट वाला, सेकंड लास्ट वाला। तो बस इसको फिर आपको याद रखना है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, और इसको 90 डिग्री करना है। यहाँ पे भी सेम है, अल्फा और बीटा को, अब देखो हेक्सागोनल में और मोनोक्लिनिक में अल्फा बीटा दोनों के दोनों सेम है, अल्फा बीटा सेम भी है और 90 भी है, ये देखो 90 भी है ना। और बस यहाँ पे हेक्सागोनल में आपको 120 कर देना है और गामा को 120 कर देना है, और मोनोक्लिनिक में गामा को नॉट इक्वल टू 90 कर देना है, और यहाँ पे गामा को नॉट इक्वल टू 90 और यहाँ पे भी सेम है। तो बस आप कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से भी इसको ट्रिक लगाओ, अपना भी दिमाग लगाओ इसमें। कुछ आप किस तरह से इसको याद कर सकते हो, जैसे हम पीरियोडिक टेबल याद करते हैं कुछ सीक्वेंस बना के, या फिर कुछ गाने से, या फिर किसी भी तरह से, जिस तरह से हमें जल्दी याद होता है उस तरह से इसको याद करने का सोचो। अब देखो, अब ये हो गया। अब इसका ट्रिक बताता हूँ, इसका जुगाड़ बताता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट सेल को कैसे याद रखने। अब इसका जुगाड़ है कि 312 14 21, 312 14 21, 312 14 21, या फिर आप कर सकते हो 312 14 21। और अगर आपको ये नंबर याद हो गए, और अगर आपको अब ये जैसे 3 यूनिट सेल बना, जो क्यूबिक है ये 3 यूनिट सेल से बनेगा। अब ये कैसे याद रखने, अब इसको याद रखने के लिए आपको जो मैंने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बताए थे उसका सीक्वेंस याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले उसका सीक्वेंस, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सब चीजें सीक्वेंशियल है। आप अगर इसको याद रखोगे तो ये लॉजिकल है, आपको इसमें दिमाग खपाना भी नहीं पड़ेगा। आप आराम से इसको बहुत ही इजी तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते, याद भी कर लोगे, और आपको ये याद भी बहुत जल्दी हो जाएगा अगर आपने लॉजिक इसमें डाला तो। नहीं तो फिर आपको रट्टा मारना पड़ेगा और फिर आप भूल भी सकते हो, आपको बार बार फिर इसको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो नंबर ऑफ यूनिट सेल यहाँ पे कितने हैं, 3, और अपना सीक्वेंस क्या है यूनिट सेल का, पहले आएगा प्रिमिटिव, उसके बाद आएगा बॉडी सेंटर्ड, उसके बाद आएगा एफसीसी फेस सेंटर्ड, और सबसे एंड में आएगा ईसीसी। देखो इसको ऐसे ही कर दे, इसमें 3 है तो इसका मतलब इसमें आएगा प्रिमिटिव, फिर आएगा बॉडी सेंटर्ड, फिर आएगा एफसीसी। इसमें सिर्फ एक ही है इसलिए इसमें प्रिमिटिव आएगा। इसमें 2 है तो आप समझ गए होंगे आप कि कौन से 2 आएंगे, कौन से 2 आएंगे, इसमें प्रिमिटिव और बॉडी सेंटर्ड। इसमें वापस 1 आ गया तो वापस प्रिमिटिव आएगा। अब इसमें 4 है तो इसमें वापस 4 कर दो, है ना, एफसीसी, और लास्ट में है ई। अब इस वाले का देखो, मोनोक्लिनिक का 2 है तो मोनोक्लिनिक में थोड़ा ध्यान रखना है कि मोनोक्लिनिक में एक आएगा प्रिमिटिव और दूसरा आएगा ई से, ई वाला आएगा, कौन सा, एंड सेंटर्ड वाला आएगा, यहाँ पे बी नहीं आएगा। तो इसको थोड़ा एक्सेप्शन के तौर पे इसको याद कर लेना।
और लास्ट का हो गया ट्राई क्लिनिक। तो ट्राई क्लिनिक में ऑब्वियसली प्रीमेटिव आएगा। या आपको अब देखो, आपको सिर्फ ये वाला एक याद रखना है एक्सेप्शन के तौर पे कि मोनोक्लिनिक में प्रीमेटिव और बॉडी सेंटर की जगह पे आपने को ई डालना है बस। बाकी सब देखो आराम से, ये टेबल पूरा याद हो गया, इसको आप आराम से विद इन द 5 मिनट्स आप इसको याद कर सकते हो और हमेशा के लिए याद हो भी जाएगा अगर आपको ये सीक्वेंस याद है। CRT होम, ई की जगह टी करना है, बाकी आपको सब आपको याद से कर लेना है। पहला टी होगा वो टेट्रागोनल बनेगा, लास्ट वाला टी होगा वो ट्राई क्लिनिक बनेगा। उसके बाद पहले दो सेम, उसके उसके बाद के दो सी अनइक्वल, बाकी के तीन, लास्ट के तीन सब अनइक्वल। यहाँ पे आपको सीक्वेंस करना है कि सी सी है ना, यहाँ पे सी फिर टी फिर ओ और वापस टी। तो लास्ट वाला टी तो सब अनइक्वल कर दो, 90 डिग्री करके सब अनइक्वल कर दो। यहाँ पे सब इक्वल 90 डिग्री, सब इक्वल 90 डिग्री, सब इक्वल 90 डिग्री। और तो रोम्बोहेड्रल में कैसे बनेगा, सब इक्वल है ना, अल्फा बीटा गामा इक्वल है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 है। सेम यहाँ पे अब ये नॉट इक्वल टू 90 है तो इसको यहाँ पे कर लो लास्ट वाला कि अल्फा इक्वल टू नॉट गामा इज नॉट इक्वल टू 90। और बाकी फिर आपको रोम्बोहेड्रल हेक्सागोनल का और मोनोक्लिनिक का याद रखना है। ये बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं है इसमें। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 है, यहाँ पे भी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 है। यहाँ पे गामा की वैल्यू 120 है, यहाँ पे गामा इज नॉट इक्वल टू 90 है। हो गया। इसको याद कैसे करना है, 312 सॉरी हाँ 312 14 21 हो गया, 312 14 21। और ये तीन चीजें, अब इसमें तीन है तो यूनिट सेल्स कौन से आएंगे इसमें, ब्रेविस लैटिस कौन से बनेंगे इसमें। तो बस ये आपको अपने पहले वाले टॉपिक से याद रखना है जो टाइप्स ऑफ यूनिट सेल मैंने बताया है। जिस सीक्वेंस से मैंने, इसलिए मैंने आपको तभी बताया था, वहीं पे बताया था कि टाइप्स ऑफ यूनिट सेल बनाने के बताते उसी टाइम पे मैंने आपको बोला था कि इसको सीक्वेंस इसका ठीक से याद रखना, इसको उसी ऑर्डर में लिखना जिस ऑर्डर में मैं लिख रहा हूँ, या फिर क्योंकि फिर उसी चीज़ों के बाकी की चीज़ें लिंक है। आपको याद करने में बहुत ज़्यादा इजी होगा, इस टेबल को समझने में बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आपको अगर ये टेबल अच्छे फॉर्मेट में चाहिए और फिर या फिर इसी फॉर्मेट में चाहिए या फिर इसके रिलेटेड ट्रिक्स आपको लिखी हुई चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं आपको ये टेबल एक गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और उसको किस तरह से इसकी ट्रिक है वो ट्रिक के साथ इसकी नोट्स बना के आपको दे दूंगा। तो आप आराम से डाउनलोड कर पाओगे और इसको उस नोट्स पढ़ के और टेबल को आराम से आप घर पे बना पाओगे, आप अपने खुद से बना पाओगे। एक बार इसको जरूर ट्राई करना और मेरे को जरूर बताना कमेंट्स में कि आपको इससे पहले आपने ये टेबल ट्राई किया है या नहीं और कितनी जल्दी आपने इसको लर्न कर लिया, कितनी जल्दी आपको इजीली लर्न हो गया। अब इस टेबल के ऊपर हम दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो सवाल कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है और कितना जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं अगर हमने वो टेबल बना लिया, एक बार वो टेबल हमने समझ लिया तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ओनली वन ब्रेविस लैटिस। अब देखो घबराना नहीं है, ब्रेविस लैटिस का नाम सुन के वो खाली यही पूछ रहा है कितने को किस ऑप्शंस में हमें कितने यूनिट, एक ही यूनिट सेल है, बस इतना ही हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है, फर्स्ट है हेक्सागोनल, दूसरा है क्यूबिक, तीसरा है टेट्रागोनल और फोर्थ है मोनोक्लिनिक। अब देखो अगर आपको इजीली अगर वो याद है टेबल तो आप कर सकते हो। देखो CRT HOM होम, तो होम के जगह टी कर देना है। और इसके साथ हमारा क्या नंबर ऑफ यूनिट सेल का ट्रिक क्या है, 312
14, 21 हो गया सॉल्व क्वेश्चन। हेक्सागोनल 1, क्यूबिक में 3 है, टेट्रागोनल में 2 है, मोनोक्लिनिक में 2 है। आंसर क्या हो गया? हेक्सागोनल हो गया। दैट्स हाउ इतना इजीली आप उसको, ये अब एंगल का भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। आप एंगल के क्वेश्चन भी लगाओ, आप किसी बुक से या फिर किसी एग्जाम्पलर से आप देखो एंगल के क्वेश्चन, ट्राई करो लगाने के लिए, इसी ट्रिक से लगाओ, सेकंड्स में आपका आंसर निकल आएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं जो हम लेंथ के बेस पे करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, the axial relationship of monoclinic crystal system is given as। ऑप्शंस हमें लेंथ की जो है, इसका मतलब हमें मोनोक्लिनिक का लेंथ क्या है, मोनोक्लिनिक में कौन सा लेंथ होता है वो हमें याद करना है। अब ऑप्शंस में हमें लेंथ दिया है तो हमें ये चेक करना है कि मोनोक्लिनिक में कौन सा लेंथ होता है, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स के लेंथ किस तरह से होते हैं। तो देखिए सेम CRTHOM, ई के बजाय टी। तो देखो फर्स्ट इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया, ऑल सेम। इसमें और इसमें फर्स्ट दो में ऑल सेम होते हैं। उसके बाद इन दोनों में, सॉरी, उसके बाद इन दो में A इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी होता है, और लास्ट के 3 जो होते हैं इनमें होता है A इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। अब मोनोक्लिनिक है तो मोनोक्लिनिक किस में आएगा? ऑब्वियसली हमें दिख रहा है कि लास्ट में है, इसका मतलब आंसर हमारा है डी। दैट्स हाउ हो गया। अगर हमें ये पता है तो हम एंगल भी निकाल सकते हैं। अब इसी का आप एंगल भी बता सकते हो। अगर इसी क्वेश्चन को आपको घुमा दिया कि बताओ मेरे को लाइक नॉट इक्वल टू अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा और इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ये कौन सा होगा? तो हमें पता है कौन सा होगा, CRCTO। हमने देखा है कि CTO इसमें सब इक्वल भी होंगे और 90 डिग्री भी होंगे, और लास्ट वाला जो होगा ट्राइक्लिनिक वाला वो अनइक्वल होगा, और वो सब अनइक्वल भी होंगे, नॉट इक्वल टू होंगे, और नॉट इक्वल टू 90 डिग्री भी होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक। तो बस आपको इसी तरह से उस टेबल को याद करना है, सीक्वेंसली याद करना है। फर्स्ट से लेक्चर ठीक से देखो, उस पहले टॉपिक से शुरू से लेक्चर देखना, शुरू के टॉपिक से ठीक से उस सीक्वेंस को याद करो, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन चुटकियों में कर पाओ। ये सेकंड्स वाले क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल इसको बोलते हैं हम हलवा है, ये हलवा क्वेश्चन है। उस टेबल को याद कर लो ठीक से आराम से, और क्वेश्चन को आप देखते ही टिक कर दोगे। आई होप कि आपको वो टेबल ठीक से याद हो गया होगा, आपने ठीक से उसका प्रैक्टिस भी कर लिया होगा। वीडियो को पॉज करके एक बार उसका प्रैक्टिस ज़रूर करना, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि उसमें और कुछ आपको किस तरह से एडिशन चाहिए, या फिर उसमें और क्या कर सकते हैं। मैं और ट्राई करूंगा आपके फीडबैक, आप मेरे को फीडबैक देना कि उस फीडबैक पे मैं और ट्राई करूंगा कि उसको और ज़्यादा किस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, और उसको किस तरह से मैं बताऊं बच्चों को कि उनको 5 मिनट नहीं, उनको और 2 मिनट में ही उनको वो टेबल लर्न हो जाए। तो आइए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट क्यूब। ये एक बहुत ही ज़्यादा हाईली प्रायोरिटाइज, मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट का। देखो सॉलिड स्टेट में क्या है कि आप अगर ये समझ जाओ कि कौन सा एटम क्यूबिक में कहाँ पे रखा है, सॉरी नॉट क्यूबिक, क्यूब में या फिर उस यूनिट सेल में कौन सा एटम कहाँ पे है, उसकी लेंथ क्या है और उसका नियरेस्ट एटम क्या है, इतना अगर आप समझ जाओगे तो आप सॉलिड स्टेट में मास्टर बन जाओगे। अगर आपको ये चीज ही नहीं पता है कि क्यूबिक में कौन सा एटम कहाँ पे होता है, कौन सी लेंथ को क्या बोलते हैं, उस लेंथ को मेजर कैसे करना है, और कौन सा एटम है लेंथ पे जो एक दूसरे को टच करते हैं, अगर आपको ये बेसिक चीजें पता नहीं है तो आप
सॉलिड स्टेट में आपको सॉलिड स्टेट समझ ही नहीं आएगा। आपको सॉलिड स्टेट में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि कहाँ पे क्या रखा है, कौन सा एटम कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है, किस एटम का कितना है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको हमेशा कंफ्यूजन रहेगा इस चैप्टर में। तो ये जो टॉपिक है इसको ठीक से, बिल्कुल ठीक से ध्यान रखना, इसको अच्छे से देखो, इसको अच्छे से समझो, क्योंकि अगर ये समझ गया तो आप सॉलिड स्टेट में मास्टर बन जाओगे। तो हम इस बेसिक इंफॉर्मेशन, क्यूब के बेसिक या फिर यूनिट सेल के बेसिक इंफॉर्मेशन को ठीक से समझते हैं। तो देखिए, ये एक मैंने यूनिट सेल बनाया है। अब ये यूनिट सेल में इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है या फिर इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, उसको ठीक से नोट डाउन करना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको अगर समझ गए तो सॉलिड स्टेट में, आप मेरे से पढ़ो या फिर कहीं से भी पढ़ो, इसको समझ गए तो आप सॉलिड स्टेट में मास्टर बन जाओगे। या फिर आप इसको अगर नहीं समझ पाए तो फिर भी वही होगा, आप मेरे से पढ़ो या फिर कहीं से भी पढ़ लो, आप समझ ही नहीं पाओगे सॉलिड स्टेट में कौन सा एटम कहाँ पे रखा है और फिर क्या चल रहा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे हम कुछ एटम्स रख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक एटम है, मैं कुछ इस तरह से एटम्स दिखा रहा हूँ। ये कॉर्नर्स है, नॉट एटम, इसको कॉर्नर के जैसे समझो। कितने कॉर्नर्स है हमारे पास? 8 कॉर्नर्स। ओके, सो सबसे पहले A इक्वल टू बी इक्वल टू सी इसका लेंथ होता है। इसका हर एक क्यूब का, इसका हर एक का लेंथ एक सेम होता है। ये इसका लेंथ सबका सेम होता है। एक क्यूब का लेंथ जो होता है वो उसका हर लेंथ, हर एज सेम होता है। अब क्यूब में ए को कहते हैं लेंथ ऑफ क्यूब, लेंथ ऑफ क्यूब, जो कि हर एक का सेम है। जहां हम देख पा रहे हैं कि इसका हर एक का लेंथ सेम है, और इसी को हम कहते हैं, यहां पे कहते हैं एज लेंथ। इसको कहेंगे हम एज लेंथ। ओके, तो हम सॉलिड स्टेट चैप्टर में क्या क्या उसको रेफर करेंगे? लेंथ ऑफ क्यूब को एज लेंथ, मतलब ए इक्वल टू एज लेंथ हम बोलेंगे। एज लेंथ आपको ये ध्यान में रखना है, ए इक्वल टू एज लेंथ। ओके, अब एंगल्स देखते हैं, एंगल्स इन क्यूब। तो एंगल्स इन क्यूब ये क्या होंगे? अब देखो, एक क्यूब में आपको ये तो पता ही होगा कि एक क्यूब में उसका अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों के तीनों 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पे एंगल्स में क्या रिलेशन आएगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा होगा, और ये सबके सब 90 डिग्री पे होंगे, है ना। ये देखो, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 होगा। अगर आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ये और ये, तो ये तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि इनमें कॉर्नर्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने नंबर ऑफ कॉर्नर है? नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने होंगे एक क्यूब में? कॉर्नर्स 8। कितने कॉर्नर्स होंगे? नंबर ऑफ कॉर्नर्स 8 होंगे। फोर्थ है कि नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? नंबर ऑफ फेस। तो नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? तो एक क्यूब में हमेशा याद रखना, एक क्यूब में 6 फेसेस होंगे, 6 फेसेस। इसको आप ऐसे समझो, आपका कमरा है तो 4 दीवारें हो गई, एक जमीन और एक ऊपर की छत। तो कितने हो गए? 4 दीवार, एक नीचे एक ऊपर, 6 हो गए। तो नंबर ऑफ फेस कितने होंगे? 6। अच्छा, एक यहां पे रह गया कि नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितने हैं? 8। और इन्हीं को हम बोलेंगे, और इन्हीं को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। कॉर्नर्स को हम क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। लैटिस
पॉइंट जो मैंने आपको वीडियो के एकदम शुरू में बताया था, लेक्चर के शुरू में बताया कि पॉइंट क्या होते हैं, तो उन कॉर्नर्स को हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। आपको अगर वो याद नहीं है तो आप एक बार ठीक से उसको वापस देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगी कि कॉर्नर्स पे हमने कुछ ऐसा बनाया भी था जब हम क्रिस्टल लैटिस को देख रहे थे। तो क्रिस्टल लैटिस को जो जो पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को हमने कनेक्ट करके उसको हम बोलेंगे लैटिस पॉइंट। तो कितने लैटिस पॉइंट होते हैं एक क्यूब में? 8 लैटिस पॉइंट हमें एक क्यूब में मिलेंगे। और फिफ्थ पॉइंट है कि नंबर ऑफ एज लेंथ कितने होंगे? नंबर ऑफ एज लेंथ, नंबर ऑफ एज लेंथ, हमें एज लेंथ का काउंट चाहिए। तो नंबर ऑफ एज लेंथ कितने मिलेंगे हमें? 12। 12 नंबर ऑफ एज लेंथ मिलेंगी हमें एक क्यूबिक में, एक यूनिट सेल में 12 एज लेंथ मिलती है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूं, बता रहा हूं। यहां पे नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड, सॉरी बॉडी डायगोनल कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने होंगे? बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने बनेंगे यहाँ पे? 4। किसे? 1, 2 और सेम 3 और सेम ऊपर से 1, ये 2 है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक यहां से बनेगा, एक यहां से बनेगा। तो कितने हो गए? 4। नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल कितने मिलेंगे हमें एक क्यूबिक में, एक यूनिट सेल में? 4। और उनकी लेंथ क्या होगी? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, तो लेंथ क्या होगी बॉडी डायगोनल की? इसमें हमेशा अब आप इसको, आपको पाइथागोरस से समझना पड़ेगा कि पाइथागोरस किस तरह से लगेगा। एक क्यूबिक का अगर हमने इस सेंटर से, सॉरी इस पॉइंट से, अगर इस पॉइंट पे हमने अगर एक लेंथ लिया तो उसका एक क्यूबिक का लेंथ क्या होगा? एक क्यूबिक का लेंथ होता है a√3। एक क्यूब में उसका बॉडी डायगोनल का लेंथ क्या होगा? a√3। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट समझना है कि बॉडी डायगोनल जो होता है वो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट सेल होता है। क्या होता है? बॉडी डायगोनल इज अ लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट सेल। इस पॉइंट को ठीक से याद रखना कि बॉडी डायगोनल ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट सेल होता है, ये आपको काम आएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें देखना है कि जैसे हमने देखा कि नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल इसमें 4 होते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे? अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे नंबर ऑफ फेस डायगोनल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल मीन्स जैसे बॉडी डायगोनल, जैसे देखो मैंने बॉडी डायगोनल में आपको इस कलर से दिखाता हूँ कि बॉडी डायगोनल हमने इस पॉइंट से एक लाइन खींचा और इस पॉइंट पे आ गया, तो ये बॉडी डायगोनल बन गया। तो हमारा फेस डायगोनल क्या होगा? जैसे फेस पे, सिर्फ एक फेस पे, जैसे सपोज मान लिया मैंने ये ऊपर वाला फेज ले लिया, तो ये एक फेज है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे फेस डायगोनल। तो हमारे पास कितने आएंगे फेस डायगोनल? 12। नंबर ऑफ फेस डायगोनल कितने होंगे? 12। और लेंथ क्या होगी इसकी? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल तो कितने होगा? लेंथ ऑफ फेस डायगोनल होगा a√2। देखो ये, देखो a√3 ये बॉडी डायगोनल है, a√2 ये फेस डायगोनल है। ओके और बॉडी डायगोनल लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी क्यूब में सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा उसका बॉडी डायगोनल।
ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट है। और कुछ अब लेंथ का ऑर्डर मैं आपको बताता हूं कि लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। हमने 3 टाइप्स की लेंथ देखी है, एक एज लेंथ देखी है, उसके बाद बॉडी डायगोनल की लेंथ देखी और फेस सेंटर्ड की और फेस डायगोनल की लेंथ देखी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर ऑफ लेंथ क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ लेंथ हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो देखो सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, हमारी एज लेंथ। सबसे छोटी लेंथ कौन सी है, एज लेंथ। एज लेंथ, सॉरी, सबसे छोटी कौन सी है, एज लेंथ। एज लेंथ को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एज लेंथ से बड़ी कौन सी होगी, a√2 या a√3। ऑब्वियसली a√2 होगी, क्यों, क्योंकि बॉडी डायगोनल तो सबसे बड़ी लेंथ है। तो सब उस एज लेंथ से बड़ी लेंथ होगी हमारी फेस डायगोनल की। कौन सी होगी, फेस डायगोनल की, जो कि है a√2। और फेस डायगोनल से सबसे लॉन्गेस्ट एज लेंथ कौन सी होगी, सॉरी, सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कौन सी होगी हमारे एक यूनिट सेल में, हमारे क्यूब में सबसे लॉन्गेस्ट होगी बॉडी डायगोनल वाली। बॉडी डायगोनल वाली लेंथ होगी, और उसको हम रिप्रेजेंट उस लेंथ का क्या होता है, बॉडी डायगोनल की लेंथ a√3। तो इसको ठीक से याद रखना। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपके हर पॉइंट में, यहाँ से आगे आपका सॉलिड स्टेट का मेन चैप्टर जो है, सॉलिड स्टेट का मेन शुरू होगा। जो मेन चैप्टर है सॉलिड स्टेट का, जो मेन टॉपिक्स है वो स्टार्ट होंगे। और उन हर एक टॉपिक्स में ये हर एक पॉइंट आपको रिपीटेटिव मल्टीपल टाइम्स आपको इन चीज़ों को वहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसलिए ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये ठीक से लिख लो, इसको ठीक से इसके नोट्स बना लो। ये हर एक पॉइंट आप मल्टीपल टाइम्स हर यूनिट सेल में, हर क्यूबिक क्रिस्टल में आप देखोगे, हर क्रिस्टल में आप यूज करोगे। अब ये एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट हेडिंग है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम बाय मास, कि एक एटम का किसी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। ये चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझनी है। ये अगर समझ गए तो सॉलिड स्टेट समझ गए, ये अगर नहीं समझे तो कितना भी माथा पीट लो, सॉलिड स्टेट समझ में नहीं आएगा। देखो हमारे यूनिट सेल में हम एटम कहाँ कहाँ पे रख सकते हैं, उसके बेसिस पे हम उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। तो हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं एटम, तो देखो सबसे पहले हम एटम रख सकते हैं कॉर्नर पे। कॉर्नर पे, और हमारे पास कॉर्नर कितने हैं, 8 कॉर्नर है। अब 8 कॉर्नर है तो इसका मतलब एक एटम बनने के लिए हमें 8 यूनिट सेल्स होंगी, 8 यूनिट सेल्स होंगी जो एक दूसरे को टच करेंगी। 8 यूनिट सेल्स टचेस ईच अदर। 8 यूनिट सेल होंगी, जो 8 यूनिट सेल मिलके एक कॉर्नर एटम, एक पूरा एटम शेयर कर रहे होंगे। 8 यूनिट सेल मिलके एक एटम शेयर कर रहे होंगे। इसका मतलब वो एक एटम जो है वो 8 टुकड़ों में बटा होगा, 8 यूनिट सेल, अलग अलग 8 यूनिट सेल में। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, अगर 8 है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 8 यूनिट सेल है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा, 1/8 पार्ट, है ना, 1/8 पार्ट होगा। और वो कितना बनता है परसेंटेज वाइज में, 12.5, है ना। एक एटम 8 हिस्सों में 8 अलग अलग यूनिट सेल्स में बटा होगा। एक यूनिट सेल में 8 कॉर्नर होते हैं, और 8 कॉर्नर का उसका अगर कंट्रीब्यूशन हमने देखा, एक एटम का बाय मास एक यूनिट सेल में अगर वो कॉर्नर पे प्रेजेंट है तो कितना होगा, 1/8 पार्ट। अब सेकंड है, अगर हमारे पास एज कितने हैं, एजेस, हमारे पास एजेस कितने हैं, 4, 12 एज लेंथ है, 4 एजेस है। तो अगर 4 एजेस पे अगर हम एटम रखेंगे, तो 4 एजेस का एटम रखेंगे तो उसका कंट्रीब्यूशन देखते हैं। अब देखो अगर 4 एज है तो ऑब्वियसली कितने कितने यूनिट सेल एक दूसरे को टच करेंगे, 4, 4 यूनिट सेल टच करेंगे, 4 यूनिट सेल टचेस
ईच अदर, है कि नहीं? जैसे 8 अगर करेंगे तो ऑब्वियसली 4 है तो 4 यूनिट सेल मिलके एक एटम शेयर कर रहे होंगे, मतलब एक एक एटम जो है वो 4 हिस्सों में बटा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? ऑब्वियसली 1/4, है कि नहीं? इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? कितना है कंट्रीब्यूशन? 1/4 पार्ट, और 1/4 पार्ट होता है तो वो कितना बनता है? वो बनता है 25%। इजी है। अब थर्ड है कि अगर हमने एटम फेस पे रख दिया, अब अगर एट फेस फेस सेंटर, सपोज अगर हमने एटम को फेस पे रख दिया, तो कितना एटम एक यूनिट सेल में आएगा? तो कितना एटम आएगा? 2 एटम्स आएंगे। तो सॉरी, फेस कितने होंगे हमारे पास? 2। फेस कितने होंगे? 2। मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना? सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन से पहले, अगर 2 है तो कितने यूनिट सेल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे? 2, है ना? 2 यूनिट सेल टचेस ईच अदर, करेक्ट है, टचेस ईच अदर। 2 यूनिट सेल एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, और अगर 2 यूनिट सेल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब एक एटम 2 यूनिट सेल में डिवाइडेड है। जैसे यहाँ पे 4 यूनिट सेल में एक एटम डिवाइडेड है, कॉर्नर पे होगा तो 8 यूनिट सेल में डिवाइडेड है, एक एटम 8 में डिवाइडेड है, एक एटम के 8 टुकड़े कर दो। एज अगर एज पे है तो एक एटम के 4 टुकड़े कर दो, और अगर फेस पे है तो एक एटम के 2 टुकड़े कर दो, है ना? तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना बनेगा? फिर एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन देखिए, अब एक यूनिट सेल का कितना बनेगा? अगर एक एटम 2 यूनिट सेल में डिवाइडेड है तो एक यूनिट सेल में कितना होगा? ऑब्वियसली 1/2, एक ही होगा, 1/2 पार्ट होगा, और 1/2 पार्ट होगा तो परसेंटेज वाइज वो होगा 50%। एक एक एटम 2 टुकड़े में है, एक एटम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, एक दो और 2 यूनिट सेल में, तो 2 यूनिट सेल जब एक दूसरे को टच करेंगी तब हमें एक पूरा एटम दिखेगा। तो दोनों को अगर अलग अलग कर दे तो एक यूनिट सेल में तो 1/2 बनेगा, तो पार्ट वाइज उसका 50% हो जाएगा। और फोर्थ, अगर हमने बॉडी सेंटर्ड पे कर दिया, फेस सेंटर्ड की जगह बॉडी सेंटर्ड में कर दिया, बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर्ड कितना है अपने पास? अब एक यूनिट सेल में अगर हमें सिर्फ पूरा एक बीच में बॉडी सेंटर्ड, मतलब उसके बॉडी के बीच में, एक यूनिट सेल के बॉडी के बीच में अगर सेंटर में हम अगर कोई एटम रखेंगे तो कितना एटम आएगा? ऑब्वियसली बॉडी सेंटर कितने हमारे पास? एक, तो इसका कंट्रीब्यूशन भी कितना आएगा? अब यूनिट सेल देखो, अब यहाँ पे बॉडी सेंटर में एक है तो इसको यूनिट सेल की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका पूरा का पूरा एटम एक ही यूनिट सेल में है, किसी यूनिट सेल में वो डिवाइडेड नहीं है, तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होएगा? एक यूनिट सेल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? यहाँ पे पूरा एक है ना, एक यूनिट सेल है, वो पूरा अंदर, पूरा बॉडी सेंटर के अंदर है, तो एक होएगा, तो एक होगा तो वो 100% उसका कंट्रीब्यूशन होगा, वो किसी में डिवाइड नहीं होगा। जैसे फेस सेंटर में एक एटम 2 में डिवाइडेड है, एज में एक एटम 4 में डिवाइडेड है, अगर कॉर्नर पे एटम होगा तो वो 8 टुकड़ों में डिवाइडेड है। इस तरह से बॉडी सेंटर्ड में वो डिवाइडेड ही नहीं है कि एक ही यूनिट सेल में पूरा का पूरा एटम अवेलेबल है, इसलिए वो 100% उसी यूनिट सेल में होगा। दैट्स ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स में जाएंगे कि कितने टाइप्स के, जो हमने 4 टाइप्स के यूनिट सेल देखे हैं, हम उन हर एक टाइप को हम डिटेली एक्सप्लेन करेंगे, हम डिटेली उसको अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन अगले लेक्चर से पहले, यूनिट सेल देखने से पहले आपको आज का लेक्चर और कल का लास्ट लेक्चर और आज का लेक्चर ठीक से देखना है। अगर ये लेक्चर और लास्ट का लेक्चर आपने ठीक से समझ लिया, आपने ठीक से उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उसमें कुछ क्वेश्चन दिए, वो क्वेश्चन आपने अगर आपसे हो रहे, आप क्वेश्चन लगा के देखना। इवन अगर आज का लेक्चर आपने ठीक से समझ लिया है, आज की चीज़ें अगर आपको ठीक से समझ में आ गई है,
तो आप सॉलिड स्टेट आपको सॉलिड स्टेट बहुत ईजी लगने लगेगा। तो इसलिए ये लेक्चर ठीक से देखना। इसी के साथ अगर आपको इस लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं गूगल ड्राइव में इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। आप लेक्चर वहां से आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। जो टेबल हमने बनाया था 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल्स का, अगर उसके उसके रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, आपके कोई सजेशन है, या फिर आपको और कुछ उसमें एडिशनल चाहिए, या फिर कुछ भी वो टेबल आपको चाहिए, वो टेबल के साथ उसके ट्रिक्स आपको रिटर्न में चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बताना। मैं उसको भी गूगल ड्राइव में अपलोड करके आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिल रही है, और आपको ये वीडियोस हिंदी में ना होके आपको इंग्लिश या फिर मराठी लैंग्वेज में चाहिए, तो प्लीज कमेंट करना। मैं इन वीडियोस को इंग्लिश और मराठी में भी, फुल इंग्लिश या फिर फुल मराठी में भी इसको बना दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। गुड बाय एंड टेक केयर।